हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार विशेष के हमारे जो समान ज्ञान प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, आज हमारा सेट नंबर 12 है। मैं लगातार आपके साथ इस सीरीज़ में बिहार से संबंधित विभिन्न ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, करंट हर प्रकार के प्रश्नों का संग्रह शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग इन प्रश्नों को देख रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप तैयारी को इतनी अच्छी करेंगे कि रिज़ल्ट आने से आपका कोई रोक नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं सेट नंबर 12, जो कि 301 से 350 तक क्वेश्चनों को लेकर हम जाएंगे। हमारा ये बिहार विशेष में 12वां सेट है और मेरी कोशिश होगी आपके साथ कम से कम बिहार से संबंधित 1000 प्रश्नों को शेयर करने की। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, शेर शाह के समय परगना प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। यानी कि जब भारत में शेर शाह का शासनकाल था, उस समय परगना का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए ठेकेदार, बी पोलदार, सी शिकदार और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आपको भी हमारे साथ सॉल्व करना है। मैं बार बार कहती हूँ, हमारे साथ आप भी सॉल्व करें और देखें आपकी तैयारी किस जगह पहुंची है, किस पायदान पर आप खड़े हैं, आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। तो सही आंसर हो जाएगा शिकदार। सही आंसर क्या हो जाएगा, शिकदार। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये जो सोन नदी है, ये किस नदी की सहायक नदी है। ए कोसी, बी यमुना, सी गंडक, डी गंगा। आपको बताना है सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जो सोन नदी है वो बिहार में गंगा की सहायक नदी के रूप में बहती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी गंगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पापहरनी मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। मेला का नाम है पापहरनी मेला और ये बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है। ए समस्तीपुर, बी भागलपुर, सी कटिहार, डी किशनगंज। तो देख लीजिए आपके अनुसार सही आंसर क्या है। आप अपने कॉपी पे लिखें और फिर मिलान करें। इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, क्योंकि पापहरनी मेला भागलपुर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक ठंड वाला ज़िला कौन है। यानी कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है। ए नवादा, बी गया, सी नालंदा और डी जहानाबाद। इस तथ्य को समझिए कि जहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वही सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वो ज़िला कौन सा है, वो ज़िला है गया। गया में बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। साथ ही अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वर्षा की, तो वो होती है किशनगंज में। अगर सबसे ज़्यादा आर्द्रता की बात की जाए तो उसमें आएगा आपका भागलपुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। तो पादरी की जो हवेली है ये पटना में स्थित है। पटना में कहाँ स्थित है ये, यहाँ आपका ऑप्शन में सारे पटना के ही नाम दिए हुए हैं। भिखना पहाड़ी है, ए पटना सिटी, बी भिखना पहाड़ी, सी कदम कुआं और डी है मखनिया कुआं। आपको बताना है कि पादरी की हवेली कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पादरी की हवेली है ये पटना सिटी में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, पटना सिटी में इसका निर्माण किया गया था। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई। पटना कॉलेज जो है इसकी स्थापना कब की गई। ए 1862 में, बी 1963 में, सी 1863 में, डी 1763 में। पटना कॉलेज ये आपको पटना विश्वविद्यालय के सबसे बड़े कॉलेज के रूप में भी देखा जाता है, सबसे प्राचीन कॉलेज के रूप में किसे, पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पटना कॉलेज को। तो आपको बताना है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब की गई थी।
आप अपने अनुसार देख लीजिए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1863 ईस्वी में। भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है कुंडग्राम, ये किस जिले में स्थित है? ए बेगूसराय, बी पटना, सी गया, डी वैशाली। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का जन्म तो हुआ था लुम्बिनीग्राम में, जो कि नेपाल की तराई में है, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में, ये है वैशाली में। ये कहाँ है? वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वैशाली। प्रश्न है, पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? पावापुरी जहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, आपको बताना है उसका प्राचीन नाम क्या था। ए अप्पुर, बी कंटक, सी छप्पुर, डी इनमें से कोई नहीं। पावापुरी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पावापुरी का अप्पुर। क्या नाम था? अप्पुर नाम था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1865, बी 1817, सी 1925 और डी 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जबकि 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पार्श्वनाथ के प्रमुख शिष्य कौन थे? सबसे पहले तो आपको समझना है कि पार्श्वनाथ कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और इनके प्रमुख शिष्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ए केशव, बी माधव, सी केशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए आपके अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए पार्श्वनाथ के जो अनुयायी शिष्य होते थे उनको निर्गंथ कहा जाता था, और इनके धर्म में सम्मिलित होने वाले पहली जो स्त्री थी वो इनकी मामा थी, लेकिन इनके प्रमुख शिष्य जो थे वो केशी थे। कौन थे? केशी। मंडल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? मंडल आयोग जो है इसका गठन किस विषय की जांच के लिए किया गया था? ए अनुसूचित जाति, बी पिछड़ा वर्ग, सी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया गया था? तो मंडल आयोग का गठन पिछड़ी जाति के वर्ग के लिए किया गया था, विशेष रूप से इनके विषय में जांच के लिए। अगला प्रश्न है, पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? पशुपालन क्षेत्र का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है? ए गोबर, बी दूध, सी चमड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो पशुपालन क्षेत्र से जो प्रमुखता से प्राप्त उत्पाद होता है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वो होता है दूध, क्योंकि पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है दूध की प्राप्ति। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ये प्रश्न पहले भी मैं पूछ चुकी हूँ। ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी उदयन। तो हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे। और पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ की थी? गंगा और सोन नदी के संगम पर। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? अर्थात के गोलघर के निर्माण के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हेस्टिंग, बी जॉर्ज प्रथम, सी वारेन हेस्टिंग और डी डलहौजी। डी कौन हो गया? डलहौजी। आपको बताना है कि गोलघर के निर्माण के समय भारत यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन। कौन हो जाएगा? सी वारेन हेस्टिंग। त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? प्रश्न क्या है? त्रिवेणी नहर बिहार की किस नदी परियोजना का अंग है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। ए कोसी का, बी सोन, सी गंडक, डी इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेणी नहर का आंसर क्या हो जाएगा? गंडक। सी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गया के विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी रानी अहिल्याबाई, सी महारानी पद्मिनी, डी रानी दुर्गावती। तो ये प्रश्न मैंने पहले आपसे दूसरी तरह से पूछा था
तो इसका सही आंसर उसमें आपने देखा था कि वो था इंदौर की महारानी। तो वो इंदौर की महारानी जो थी उनका नाम था रानी अहिल्याबाई होलकर। तो इसका निर्माण किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई होलकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पाल वंश का अंतिम शासक बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था। पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था। वो कौन था? ए नागपाल, बी गोपाल, सी शिशुपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल, क्योंकि पाल वंश का वो जो शासक था जिसे जनता ने और सामंत ने चुना था वो था गोपाल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? ए शुंग वंश, बी शाक वंश, सी हर्यक वंश और डी चालुक्य वंश। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही शुंग वंश का उदय होता है, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ए मृदंग नृत्य, बी झांझ नृत्य, सी पवड़िया नृत्य और डी डेढ़ताल नृत्य। इनमें से कौन सा नृत्य है जो पुरुष स्त्री की वेशभूषा धारण करके करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य हो जाएगा? पवड़िया नृत्य। इसमें करते तो नृत्य पुरुष हैं, लेकिन उनका वेशभूषा वस्त्र आभूषण स्त्रियों वाले होते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? पुनपुन नदी जब गंगा में आकर मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? ए सुपौल के समीप, बी पटना दानापुर के समीप, सी पटना सिटी के समीप और डी फतुहा के समीप। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? तो आपको बता दूं कि पुनपुन नदी का जो गंगा में मिलन होता है वो फतुहा के पास होता है। कहाँ होता है? फतुहा के समीप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी वाली होती है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? खादर मिट्टी, केबाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, बांगर मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी के अलावा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसको बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ पहले भी बीपीएससी की परीक्षा में। अगले प्रश्न को देखिए। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना? यानी कि बिहार के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? 40.35%, ऑप्शन नंबर बी में 42.33%, सी में 42.35% और डी में 41.03%। आपको बताना है इनमें से कितने प्रतिशत भूभाग पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि 60% लगभग भूमि हमारे पास है और 40% लगभग भूमि झारखंड के पास गई। तो वो झारखंड की कुल आपको बतानी ही कितनी है, एक अमूमन में नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 42.35%। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? 42.35% भूमि पर झारखंड राज्य बना। पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? यानी पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है इसके अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं, किन की गिनती उसमें होती है? आपके पास ऑप्शन है NH-21, 28 एंड NH-31, NH-29 और NH-31, NH-28 और NH-32, NH-28 और NH-01। तो इसमें से जो बिहार से होकर गुजरते हैं वो हैं NH-28 और NH-31। कौन कौन है? NH-28 और NH-31। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पत्थर की मस्जिद, ये पटना सुल्तानगंज में स्थित है। पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? यानी कि पत्थर की जो मस्जिद है पटना सुल्तानगंज में, इसका निर्माण कब हुआ था? 1623 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में, 1625 ईस्वी में, 1621 ईस्वी में। आपको बताना है कि इसका निर्माण कब हुआ था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1621 ईस्वी में। पत्थर की मस्जिद पटना सुल्तानगंज में स्थित है और इसका निर्माण 1621 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे किस कन्या के हाथ से तपस्या के 39वें दिन खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अर्थात कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने किस दिन, वो लगातार 49 दिन से बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहे थे, तो कि उस दिन उन्हें खीर किसने खिलाया था? ए सुकन्या, बी सुमित्रा, सी सुजाता और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सुजाता। उन्हें खीर किसने खिलाया था? सुजाता ने। अगला प्रश्न है, बिहार समुद्र से किस जल मार्ग से जुड़ा हुआ है? अर्थात बिहार का समुद्र से जुड़ाव किस जल मार्ग के द्वारा है? तो आपके पास ऑप्शन है, ए सोन, बी गंगा हुगली, सी कोसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बिहार समुद्र से जुड़ता है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो गंगा और हुगली से, गंगा हुगली होते हुए ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है बिहार का जलमार्ग। पादरी की हवेली का निर्माण कब कराया गया था? ए 1756, बी 1751, सी 1754 और डी 1752। पादरी की हवेली का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1751। पादरी की हवेली का निर्माण पटना सिटी में 1751 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में जो 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके नेता कौन थे? ए वीर कुंवर सिंह, बी राणा रंजीत सिंह, सी पीर अली खां और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि वीर कुंवर सिंह थे स्वतंत्रता संग्रामी, लेकिन वो आरा जगदीशपुर से थे। पटना से जो संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे वो एक बुक विक्रेता थे जिनका नाम पीर अली खां था, और इनकी याद में गांधी मैदान के निकट ही शहीद पीर अली चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया है। तो वो व्यक्ति कौन थे? पीर अली खां। प्रश्न है, उच्चावच एवं धरातलीय रूप पर बिहार को कितने रूपों में बांटा गया है? यानी कि बिहार का जो धरातलीय भाग है, भूभाग है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। बिहार का जो धरातलीय रूप है इसको 5 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन है, दीदारगंज पटना से प्राप्त स्त्री रत्न या यक्षी की मूर्ति का नाम क्या दिया गया है? जो यक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज पटना के घाट से प्राप्त हुई है, जो कि अभी न्यू पटना में जो बना है म्यूजियम, उसके सेंट्रल का अट्रैक्शन पॉइंट है, उसका नाम क्या दिया गया है? ए रविदास गृहिणी मूर्ति, बी देवदास गृहिणी मूर्ति, सी शिवदास गृहिणी मूर्ति और डी चम्र गृहिणी मूर्ति। उसका नाम क्या दिया गया है आपको बताना है। तो इसका नाम जो दिया गया है वो है क्या? चम्र गृहिणी मूर्ति। इसका नाम क्या है? चम्र गृहिणी मूर्ति। ये बहुत सुंदर मूर्ति है और ये अभी पटना के म्यूज़ियम का अट्रैक्शन पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर है और ये दीदारगंज के घाट से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया, बी जहानाबाद, सी नवादा, डी गया। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें बनाया गया? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है, इसका पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी अमरकंटक नाथ, सी एपीजे अब्दुल कलाम और डी इनमें से कोई नहीं। तो जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इसके पहले कुलपति के रूप में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपको पहले ही बताया कि जो गोलघर का निर्माण वारेन हेस्टिंग के आदेश से 1784 में शुरू हुआ था
और ये बनकर 1786 में तैयार हुआ था। इसके जो वास्तुकार थे वो कैप्टन जॉन गास्टिन थे। कौन थे? कैप्टन जॉन गास्टिन थे। ये 84 में बनना शुरू होता है एक अनाज गोडाउन के तौर पे, और 86 में बनकर तैयार होता है। अगला पॉइंट देखिए, पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक रोजगार शैली, बी गली शैली, सी संस्था शैली और डी कंपनी शैली। ये वो ज़माना था जब औरंगज़ेब के शासनकाल में बहुत सारे विद्वान, चित्रकार, साहित्यकार मुगलिया सल्तनत से बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र होकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। उनमें से कुछ कलाकारों का जत्था पटना आता है और यहाँ ये जो आम जनजीवन में जनमानस के चित्र थे उसे बनाते हैं और वो पटना कलम की शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली। सही आंसर डी हो जाएगा, कंपनी शैली। पटना कलम, अगला प्रश्न है, पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? ए महेश्वर प्रसाद वर्मा, बी ईश्वरी प्रसाद वर्मा, सी महादेवी वर्मा और डी ईश्वर चंद्र। तो सबसे पहले आप देखिए कि महादेवी वर्मा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये हिंदी साहित्य के लिए जानी जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन हुए हैं? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। ए हरि सिंह, बी महेंद्र सिंह वर्मन, सी अश्वसेन और डी इनमें से कोई नहीं। तो पार्श्वनाथ के पिता कौन थे आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वसेन। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? अश्वसेन। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? ए 66 किलोमीटर, बी 44 किलोमीटर, सी 67 किलोमीटर, डी 55 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर प्रणाली में जो मुख्य नहर की लंबाई है वो है 44 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर है। गंगा के उत्तरी मैदानी भागों में कांप मिट्टी से और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? गंगा का जो उत्तरी मैदानी भाग है, यहाँ कांप मिट्टी और बालू से जो निर्मित भूभाग है उसे क्या कहा जाता है? ए दीरा, बी टोड, सी पाइन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दीरा। गंगा का जो मैदानी भाग होता है कांप मिट्टी से और बालू से निर्मित, उसे दीरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो उसे दियारा कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ राज्य में पटना जिले से कब किया गया? ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है इसका शुभारंभ पटना जिला से कब किया गया? ए 30 जुलाई 2016, बी 15 अगस्त 2015, सी 25 जुलाई 2015 और डी 16 जुलाई 2016। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को हुआ था। क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था? वहाबी आंदोलन जो शुरू हुआ था इसका नेतृत्व पटना में किसने किया था? ए जिलाहत अली और सियाकत अली, बी विलायत अली एवं इनायत अली, सी नियाकत अली और विलादल अली और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलायत अली और इनायत अली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पटना में वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ आसान प्रश्नों को आपके लिए इसमें सम्मिलित किया जाता है। गोल घर किस शहर में स्थित है? पटना में ये स्थित है, ये तो किसी से बात छुपी नहीं है, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे हो जाएगा पटना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए अक्टूबर 1917, बी 3 अक्टूबर 1918, सी 2 अक्टूबर 1918
और डी 5 अक्टूबर 1917। तो देखिए दो ऑप्शन तो पहले आपका हट जाएगा जिसमें 1918 है, क्योंकि हम जानते हैं और आपको आगे प्रश्न में बताया भी मैंने कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। अब आपके पास दो ऑप्शन है ए और डी। एक में तिथि है 1 अक्टूबर और दूसरे में तिथि है 5 अक्टूबर। तो आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1917 में। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रश्न है रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रश्मि रथी के ए सोहनलाल, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो हम सबको पता है कि रश्मि रथी के रचनाकार बेगूसराय जिनके लिए जाना जाता है, दिनकर की धरती कहा जाता है, और वाकई रामधारी सिंह दिनकर की वजह कर यहाँ के कनकन में साहित्य की गंगा बहती है। तो इसके आंसर हो जाएगा सी रामधारी सिंह दिनकर। बेगूसराय को दिनकर की धरती भी कहते हैं। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे? पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन बनाए गए थे? ए सोमनाथ, बी अश्वसेन वर्मा, सी जे जेविंग्स और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किनको बनाया गया था? तो जी जेविंग्स को। जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो भारत अंग्रेजों के अधीन था और इसके प्रथम कुलपति के रूप में जी जेविंग्स नियुक्त किए गए थे। प्रश्न है सोमेश्वर की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ए 888 मीटर, बी 890 मीटर, सी 885 मीटर और डी 880 मीटर। पटना में यहाँ पूछ रहा है कि सोमेश्वर के पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा 880 मीटर। क्या हो जाएगा? 880 मीटर है। पटना में बार बार बोल रही हूँ, नहीं बिल्कुल सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई 880 मीटर है। सॉरी मिस्टेक हो जाता है बोलते बोलते, आप लोग उस पर ध्यान ना दें। प्रश्न था सोमेश्वर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। प्रश्न है पटना पुस्तक मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट, बी सेंटर फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, सी सेंटर फॉर स्टडी डेवलपमेंट एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट। इनके द्वारा ही प्रत्येक वर्ष पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पटना शैली की किस पारखी को पोर्ट्रेट की सर्जना का आचार्य कहा जाता है? यानी कि पटना शैली में जो पोर्ट्रेट का निर्माण है इसको करने वाले आचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? ए चंदेश्वर बाबू, बी है राधा मोहन बाबू, सी विश्वेश्वर बाबू और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राधा मोहन बाबू, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा मोहन बाबू को पोर्ट्रेट की सृजना का आचार्य कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? अभी मैंने बताया दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति जो पटना के म्यूजियम का सेंटर फॉर अट्रैक्शन है, ये किस काल की है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी महाभारत काल, डी इनमें से कोई नहीं। किस काल की है ये मूर्ति? तो ये मूर्ति मौर्य काल की है। ये यक्षिणी की मूर्ति किस काल की बनी हुई है? मौर्य काल की बनी हुई है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई? पटना म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 1918, 1915, 1916, 1917। पटना म्यूजियम की स्थापना कब की गई आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। पटना म्यूजियम, पटना विश्वविद्यालय दोनों 1917 और पटना हाई कोर्ट 1916। बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बिहार विधानसभा का जब गठन हुआ था तो प्रथम उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ए प्रोफेसर शिवसेन चौहान, बी प्रोफेसर सोहनलाल प्रधान, सी प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए आपको देखना है, प्रोफेसर श्री अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये हमारे 50 प्रश्नों का आज जो
क्रमांक चल रहा है, इसमें 350 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हमारा लक्ष्य है कम से कम बिहार से संबंधित 1000 प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी हैं और सफलता दिलाने में आपको सहायता करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ स्टूडेंट्स, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। तो बड़ी सफलता के लिए संघर्ष भी बड़ा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आपके साथ। आज के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।